हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। वह हमने स्टैटिक्स में अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, अर्थशास्त्र ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त रीजन, 4th सेंचुरी बीसी, ये याद रखना बस। और आपको सिंगुलर सेंस मेथड एंड प्लूरल में डाटा, ठीक है ना। सिंगुलर सेंस साइंटिफिक मेथड that is that employed for collecting the and analyzing presenting data leading finally to drawing the statistical inferences। प्लूरल सेंस में डाटा को हम लोग बोलते, डाटा क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, चलो आगे। इसका यूज हमने बताया है पब्लिक सर्विस, डिफेंस सेक्टर में, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी एंड पुलिस एंड मिलिट्री सेक्टर में किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिक्स एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ओके, अब इकोनॉमिक्स में आपने देखा होगा भाई, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज, डिमांड, फोरकास्टिंग वगैरह सब यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स में। ऐसा बिजनेस में आपका स्टैटिक्स यूज किया ही जाता है। स्टैटिक्स इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डाटा ऑन अ प्रीवियस सेल्स के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं अपने। देखो बेटा, डाटा आना प्रीवियस सेल्स का यूज करके हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। हमने ये देखा था। ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स, वेजेस, सैलरी। अब मान लो कि अब वेजेस सैलरी की बात कर रहे हैं। सपोज एक इंडस्ट्री है जिसने मान लो कि 50,000 यूनिट प्रोडक्शन बना कर रही है। इन केस उसे फ्यूचर में 70,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। तो भाई इन दोनों को प्रोपोर्शनेट में, सपोज इसके केस में आपका वेजेस जा रहा है कितना, मान लो कि 100 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, 100 रुपीज पर यूनिट, तो इसके केस में प्रोपोर्शनेट में लग जाएगा बेटा। ठीक है ना। चलो, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम लोग बना लेते हैं। तो ये है आपका स्टैटिक्स का यूज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। उसके बाद लिमिटेशन देखा था बेटा हमने। ये देखा था कि ये क्या होता है, आपका क्वालिटेटिव बेसिस नहीं होता है। ठीक है ना। फिनोमिनन सच एज द ब्यूटी, ऑनेस्टी एंड पोवर्टी etc डील विद द ग्रुप नॉट विद इंडिविजुअल, ये आपका इंडिविजुअल के लिए नहीं है भाई, आपके होल मार्केट के लिए यूज करोगे अगर कोई भी डाटा यूज किया जाता है तो। स्टैटिकल लॉ नॉट आर नॉट एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते हैं, इसमें एजम्पशन बेसिस पे सब कुछ किया जाता है। स्टैटिकल रिजल्ट्स आर ट्रूली ओनली ऑन एवरेज, इट कैन बी मिसयूज्ड। आगे देखो, वेरिएबल हमने बताया था आपका डिस्क्रीट एंड वेरिएबल होता है। वेरिएबल्स एज्यूम्स एट अ फिनिट आर अ काउंटेबली इनफिनिट नंबर ऑफ द एसोलेटेड वैल्यू, इट इज नोन एज द डिस्क्रीट नंबर। उसके बाद आपका कॉन्टिन्यूअस नंबर हमने बताया था बेटा। ठीक है, कि आप कैसे, जैसे कि 10 to 20, 20 to 30, ऐसे डाटा आपने देखा होगा कभी। ठीक है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज है या कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स है। चलो, अब डिस्क्रीट में 1 2 3 ऐसे यूज होते हैं नंबर वाइज। ठीक है, फिर कलेक्शन ऑफ डाटा हमने देखा था, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। जो आपको एक इंडिविजुअल क्या करता है, डाटा कलेक्ट करता है, तो उसे हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। अगर किसी अदर एजेंसी, मतलब कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए डाटा का यूज किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। चलो, तो ये प्राइमरी डाटा के हमने इतने टाइप्स बताए थे। ठीक है, नहीं सारे टाइप्स याद रखना। इंटरव्यू मेथड, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड एंड ऑब्जर्वेशन मेथड। क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय द एन्यूमरेटर। फिर ये सारा इंटरव्यू मेथड आपके तीन, पर्सनल, इनडायरेक्ट एंड टेलीफोनिक। चलो, अब फिर पर्सनल हमने बताया था, उसके बाद इनडायरेक्ट, टेलीफोनिक, आ गया आपका मेल क्वेश्चनियर। ऑब्जर्वेशन मेथड, आप पर्सनली जा करके ऑब्जर्व करोगे। ठीक है ना, ये सारा आप दो चार लोगों को भेज करके एक क्वेश्चन की बुकलेट लिख करके उसमें केवल क्वेश्चन को यस या नो के में टाइप करा करके आप क्या कर सकते हो, ओपिनियन ले सकते हो। उसके बाद कंपैरिजन करवाया था हमने। क्या कंपैरिजन करवाया था बेटा, कि पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू और टेलीफोनिक में आपका एक्यूरेसी किस में ज्यादा होता है, कवरेज एरिया किस में ज्यादा होता है, और नॉन रिस्पॉन्स किस में ज्यादा आता है।
ठीक है ना, ये सारा सब कुछ हमने करा दिया था। फिर सेकेंडरी सोर्स डाटा हमने बताया था, इंटरनेशनल सोर्स लाइक WHO, ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ETC, ये आपका इंटरनेशनल सोर्स है। गवर्नमेंट सोर्स लाइक द स्टैटिस्टिकल ऑब्स्ट्रैक्ट बाई CSO, ठीक है ना। ये सारी की सारी आपकी क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनके द्वारा आप कोई भी डाटा को क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। फिर सी पॉइंट में प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट सोर्स लाइक NCERT, आप तो जानते ही होंगे, ICAR, फिर उसके बाद ISI, ठीक है ना। अनपब्लिश्ड कुछ कुछ डाटा क्या होते हैं, इंस्टीट्यूट पब्लिश नहीं करते हैं, उनको जब आप नॉमिनल फीस पे करोगे तभी उसे आप देख सकते हो। अब आ जाता है आपका एक नया टॉपिक जिसे बोलते हैं स्क्रूटनी ऑफ डाटा। ओके बेटा, स्क्रूटनी ऑफ डाटा ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, स्क्रूटनी का मतलब पहले समझो। देखो बेटा, आप जानते हो कभी आप क्या किए हो, एग्जाम दिए हो, ठीक है ना, एग्जाम आप देकर आते हो, आपने बढ़िया अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा एग्जाम किया और परफेक्ट तरीके से आपने क्वेश्चन को राउट मतलब कि राइट डाउन किया। अब क्या होता है, बाद में पता चलता है कि आपके एग्जाम में मार्क्स कम आए हैं, ठीक है ना। अब मार्क्स कम आते हैं तो आप हो कॉन्फिडेंस और आपको ऑलरेडी सारे क्वेश्चन आते थे और आपने क्या किया, बहुत अच्छे से लिखा। अब बाद में एग्जाम में जब आपके नंबर कम हो जाते हैं तो आप अप्लाई करते हो कि अपनी कॉपी को ओपन कराते हो, इसी को बोलते हैं स्क्रूटनी बेटा। क्या बोलते हैं, स्क्रूटनी। रीचेक करवाते हो, रीचेक करवाते हो या फिर कॉपी आप देखते हो, ठीक है ना। तो कॉपी देखना या फिर से रीचेक करवाना स्क्रूटनी ऑफ डाटा कहलाता है बेटा, ठीक है ना। मतलब कहने का आपको एग्जाम्पल्स हमने रिलेट कराया है, ये आपको अब याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चे आपके लिए समय में कॉपी लिखते हैं, बाद में नंबर कम आ जाती है, तो फिर क्या करते हैं, अपनी कॉपी को निकलवाते हैं या फिर रीचेक करने के लिए या फिर ओनली फॉर अपने मतलब कि ऑब्जर्वेशन के लिए, कि वो ऑब्जर्व करते हैं कि भाई हमने कहाँ गलतियां किया या क्या है कुछ ऐसा कुछ, तो केवल वो देखने के लिए भी ओपन करवाते हैं और क्या करने के लिए, रीचेक करने के लिए अगर आप वो ओपन कराते हैं तो ये है स्क्रूटनी ऑफ डाटा। ओके, चलो अब आगे इसे पढ़ो बेटा, हमने पढ़ा दिया है। हाँ बेटा, रीड करो। हाँ बेटा, चलो रीड करो। Check whether the data under consideration are accurate as well as consistent. Errors in data may creep in while writing or copying the answer on the part of the enumerator. A keen observer can easily detect that type of error. Again, there are two or more series of figures which are in some way. ओके, If the data for all the series are provided, they may be checked for internal consistency. चलो ध्यान से सुनो, स्क्रूटनी ऑफ डाटा के बारे में 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, जल्दी से रीड कर लेते हैं बेटा। कह रहा है चेक वेदर द डाटा अंडर कंसिडरेशन आर एक्यूरेट एज वेल एज कंसिस्टेंस, ठीक है ना। एरर इन डाटा में क्रीप इन वाइल राइटिंग आर कॉपीइंग द आंसर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप जब राइटिंग या तो लिखते हो या तो कॉपी करते हो, कोई एरर आ गया है, द आंसर ऑन द पार्ट ऑफ द एन्यूमरेटर an keen observer can easily detect type that type of error, ठीक है ना। अगेन देयर मे बी टू मोर सीरीज ऑफ फिगर which are in some way or other related to each other. If the data for all the series are provided, they may be checked for internal consistency. ओके बेटा, चलो चेक एक्यूरेसी क्या होती है, जैसे कि समझो ये क्या करा, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी डेट ऑफ बर्थ 12/3/2005 और एज दे रखा है 50 की। एन एक्यूरेसी देखो कैसे आई है, वेट 120 kg,
एंड बट वेरी स्लिम। ये है आपकी कंसिस्टेंसी का एग्जांपल बेटा। आपने जैसे अभी ऊपर पढ़ा, ये कंसिस्टेंसी उस और एक्यूरेसी एज वेल एज चेक वेदर द डाटा अंडर कंसिडरेशन आर एक्यूरेट एज वेल एज कंसिस्टेंस। तो आप क्या करते हो, उसकी कंसिस्टेंसी निकालते हो, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है, उसके बाद एक्यूरेसी ये निकालते हो कि उसका वेट 200 120 किलो है, और बट वो स्लिम है, वेरी स्लिम, स्लिम स्लिम। ओके बेटा, चलो कि आगे है आपका, ये था स्क्रूटनी, बहुत छोटा टॉपिक है, बस ये ज्यादा इम्पोर्ट मतलब एग्जाम में आता नहीं है, बट आपको ये याद रखना है स्क्रूटनी मीन्स होता क्या है, बस। ठीक है ना। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब आपके अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हैं डाटा का, क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल और टाइम सीरीज डाटा। ठीक है ना। अब ये क्रोनोलॉजिकल टेम्पोरल टाइम सीरीज ये होता क्या है, तो समझो बेटा, आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है आप डेट वाइज कोई भी डाटा को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। मतलब एक डेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, ठीक है ना। ऐसे आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब क्या करते हैं, डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, तो इसे बोलते हैं क्या बेटा, टेम्पोरल भी बोल सकते हैं, टाइम सीरीज डाटा भी बोल सकते हैं। जियोग्राफिकल एंड स्पेसियल सीरीज डाटा, स्पेशल सीरीज डाटा आपका मतलब कि अब आप एरिया के हिसाब से डाटा को कलेक्ट करते हो। जैसे कि बात करते हैं ना, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ऐसे आप जियोग्राफिकल क्या करते हो, डाटा का क्लासिफिकेशन करते हो, तो ये आपका सेकंड में आता है। फिर उसके बाद आपका थर्ड है क्वालिटेटिव आर ऑर्डिनल डाटा। ये क्वालिटेटिव ऑर्डिनल डाटा आपका क्या होता है, मतलब कहने का आप क्वालिटी बेस पे डाटा को कलेक्ट कर रहे हो। अगर आप क्वांटिटी बेस पे कर रहे हो तो क्वांटिटेटिव डाटा हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब चार हो चुके हैं आपके, जियोग्राफिकल, एक आपका क्रोनोलॉजिकल, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। देखो बेटा, आपको ये याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव, तो आपका कॉर्डिनल होता है, क्या होता है, कॉर्डिनल। कॉर्डिनल मीन्स नंबर होता है। अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की, क्या किसकी बात करते हैं, क्वालिटी की, तो क्वालिटी के केस में आपका ऑर्डिनल होता है डाटा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। क्वांटिटी के बेस में कार्डिनल यूज होता है, और मतलब आर लगाकर कह सकते हो क्वालिटेटिव, या फिर आप बोल सकते हो क्या, क्वालिटेटिव या फिर ऑर्डिनल डाटा, या फिर क्वांटिटेटिव कॉर्डिनल डाटा। ओके, चलो, आई होप समझ में आया होगा बेटा। ये देखो, क्रोनोलॉजिकल एंड टेम्पोरल और टाइम सीरीज डाटा दे रखा है। कह रहा व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सक्सेसिव टाइम पॉइंट्स आर इंटरवल, दे आर नोन एज टाइम सीरीज डाटा। इसे क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज डाटा बोलते हैं। किस बेसिस पे, जब आपका डाटा क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, सक्सेसिव टाइम पॉइंट आर इंटरवल। ठीक है ना। सक्सेसिव का मतलब होता है जैसे एक के बाद एक तारीख है, उसके बाद सेकेंड तारीख, थर्ड तारीख, फोर्थ तारीख, ऐसे आपकी डेट आती रहती है। तो डेट वाइज जब आप क्या करते हो, ठीक है, सक्सेसिव का मतलब होता है आपकी फर्स्ट डेट है, फर्स्ट डेट के बाद सक्सेसिव डेट आएगी सेकेंड डेट। ठीक है। when the data are classified in respect of the successive time point or interval, they are known as time series data. Okay, जैसे कि the number of student appear for a CA final for the last 20 years। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये डेट वाइज होता है। चलो आगे, द प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री पर मंथ फ्रॉम 2000 टू 2015 etc आर एग्जांपल्स ऑफ टाइम सीरीज डाटा। कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री per month from 2000 to 2015 etc are the example of time series data। अगर मान लो आपने क्या कर रखा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड डाटा रिकॉर्ड कर रखा है 2000 से लेकर के 2015 तक, तो ये एग्जांपल आपके टाइम सीरीज से रिलेट करता है। ओके बेटा, चलो, जियोग्राफिकल एंड स्पेशियल सीरीज डाटा।
डाटा अरेंज रीजन वाइज, जैसे कि हमने बताया था, रीजन वाइज का मतलब है आप क्या हो, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, इसके अकॉर्डिंग अगर आप क्या करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो कि लिटरेसी आप रेट निकालते हो ना, कि भाई आपके किस इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ऐसे जो होते हैं तो उनमें लिटरेसी चेक की जाती है। तो आप इस प्रकार के डाटा को जियोग्राफिकल डाटा के द्वारा आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है ना, चलो आगे। इफ वी अरेंज द स्टूडेंट्स appeared for CA final in the year 2015 in accordance with different states, then we can across geographical data। मतलब कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में आपका अलग अलग रहेगा, हर एक प्रकार से, चाहे जिसकी बात करें। ठीक है ना, चलो एग्जाम्पल में ले रखा है सीए फाइनल इन द ईयर 2015 इन अकॉर्डेंस विद द डिफरेंट स्टेट्स, देन वी कैन अक्रॉस जियोग्राफिकल डाटा। चलो आगे, क्वालिटेटिव एंड ऑर्डिनल डाटा, मतलब इसमें क्वालिटी से रिलेटेड, जैसे आपने देखा बेटा डाटा नेशनैलिटी। ठीक है ना, नेशनैलिटी की बात करते हैं, मतलब कि ये क्वालिटी की बात हो रही है। स्मोकिंग हैबिट ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये भी आपकी किसकी बात हो रही है, क्वालिटेटिव ऑर्डिनल डाटा की बात हो रही है। चलो आगे कह रहा है डाटा क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ एट्रीब्यूट आर रिफर टू एज क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है ना, डाटा क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एट्रीब्यूट, देखो बेटा क्वालिटी का मतलब एक ये भी होता है, याद रखना, क्वालिटेटिव का मतलब होता है आपका ऑर्डिनल तो होता ही होता है। ठीक है ना, ऑर्डिनल के साथ साथ आप इसमें एट्रीब्यूट वर्ड यूज कर सकते हो, क्वालिटी के लिए एट्रीब्यूट वर्ड यूज होता है। डाटा क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एट्रीब्यूट आर रिफर्ड टू एज क्वालिटेटिव डाटा। ओके, एग्जांपल दे रखा है डाटा ऑन नेशनैलिटी, ये जैसे देखो नेशनैलिटी से रिलेटेड डाटा अगर आपको मिलता है तो क्वालिटेटिव बेसिस होता है। ठीक है ना, चलो जेंडर, स्मोकिंग हैबिट एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, क्वांटिटेटिव बेसिस में बिल्कुल सिंपल सी बात है, विद द डाटा, व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वेरिएबल से हाइट, वेट, प्रॉफिट, सैलरी। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा कि क्वांटिटेटिव एंड कॉर्डिनल डाटा क्या होता है। जो आपकी क्लासिफिकेशन की जाती है वेरिएबल्स की, वो आपकी क्वांटिटी बेसिस रहती है। जैसे वेट की बात की जाए, ठीक है ना, वेट, हाइट की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, सैलरी की बात की जाए, सब में होता है। ठीक है ना, क्वालिटेटिव एंड कॉर्डिनल डाटा इसे बोलते हैं। चलो अब आपके डाटा, फ्रीक्वेंसी डाटा, नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा। फ्रीक्वेंसी डाटा आपकी क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव डाटा दोनों होती है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी डाटा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होती है। नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा टाइम सीरीज डाटा बोलते हैं इसे, और आपकी जियोग्राफिकल डाटा बोलते हैं। देखो बेटा आपको चार प्रकार से डाटा हमने बताया, टाइम सीरीज डाटा, टेम्पोरल जिसे बोलते हैं और भी चीज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफिकल डाटा और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा, दोनों को अलग कर दिए। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी डाटा आपकी ये दोनों पे बेस होती है, नॉन फ्रीक्वेंसी डाटा आपकी इन दोनों पे बेस होती है। चलो आगे क्या दे रखा है, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब आप अपने डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हो इसका मोड देखो बेटा। अब मोड की बात आ रही है तो आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे हम बात करते हैं कि आप अपना डाटा प्रेजेंट करो। चलो अपने स्कूल में, ठीक है ना, आपके स्कूल में भाई कितने बच्चे आते थे, ठीक है ना, और उसमें से कितने बच्चे के साथ साथ कितने टीचर रहते थे। अगर इस तरह से हमें टैबुलेशन फॉर्म में प्रेजेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ये है आपका, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, टैबुलेशन बनाएंगे। ठीक है ना, टैबुलेशन फॉर्म का मतलब होता है बेटा कि आपका क्या होना चाहिए, एक प्रकार के इस तरह का, जो अब आपने देखा होगा जैसे कि आप बनाते नहीं हो, ये आपका क्या होता है, ये लेटर हेड होता है। ठीक है ना, लेटर हेड, और उसके नीचे कुछ स्पेस दी हुई रहती है, तो ये आपका टैबुलेशन प्रेजेंटेशन होता है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन
बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो आप टेक्स्ट करके प्रेजेंटेशन देते हैं उसे बोलते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। चलो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो आपको पता ही है, ये सिंपल सी बात है। कोई भी डायग्राम, जैसे कि आप बात करते हो फसल की बात करते हैं, जैसे वीट हो गया, ठीक है ना, चावल हो गया, तो इनमें आप क्या करते हो इस तरह, जैसे मान लो इस साल आपकी फसल ज्यादा नहीं हुई, इतनी फसल आई है, तो अब आप क्या करोगे, ऐसे क्या करोगे, प्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये है आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। और भी तरीके हैं, अब इनको हम बोलते क्या है आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलो। अब ये देखो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन दे रखा है बेटा, रीड करो। This method comprises presenting data with the help of a paragraph or a number of paragraphs. The official report of an inquiry commission is usually made by textual presentation. In 2009, out of a total of 5,000 workers of Royal Enamel Factory, 4,200 were members of a trade union. The number of female workers were 20% of the total workers, out of which 30% were members of the trade union. In 2010, the numbers of workers belonging to the trade union was increased by 20% as compared to 2009, of which 4,200 were male. The number of workers not belonging to trade union was 950, of which 450 were males. बताओ बेटा, Females. ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन तो आराम से समझ में आ ही गया होगा, बहुत आसान है। ठीक है, मतलब कि कोई आप टेक्स्ट करके, ठीक है ना, दिस मेथड कंप्राइजेस प्रेजेंटिंग डाटा विद द हेल्प ऑफ अ पैराग्राफ। आप पैराग्राफ का यूज करके, नंबर ऑफ पैराग्राफ का यूज करके आप क्या करते हो, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन तैयार करते हो। जैसे कि जो प्रेजेंटेशन से आपको हम पढ़ा रहे हैं बेटा, ये आपकी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है। The official report of an inquiry commission is usually made by the textual presentation. Okay, ठीक है, चलो एग्जाम्पल एक दे दिया, कह रहा ऑफिशियल रिपोर्ट जो आती है आपकी, वो क्या आती है, इंक्वायरी कमीशन से टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है ना, चलो ये आपके बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह सब दे रखे हैं, बहुत आसान है, हमने बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। टैबुलर प्रेजेंटेशन एंड टैबुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बात करें एमसीक्यू, तो एमसीक्यू यहां से आती है। ठीक है, चलो रीड करो बेटा। Main parts of the table, caption, upper part of the table describing the columns and subcolumns of any. Box set the entire upper part of the table, which includes column and subcolumn numbers of units of measurement along with caption. Stub the left part of the table, providing the description of the rows. Body, main part of the table that contains the numerical figures. Footnotes and sources should be shown at the bottom level. चलो देखो बेटा, सबसे पहला बात क्या है इसमें, देखो समझो। टेबुलर प्रेजेंटेशन जब करते हैं हम, तो इसको हम एक प्रकार से टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। उसमें सबसे पहले आपका वो टेबल 5 पार्ट्स में होती है। ठीक है, पहला पार्ट आपका होता है कैप्शन का। ठीक है ना, जैसे ये देखो आपकी क्या बनी है, ये आपका कैप्शन है, इसे हम बोलते हैं कैप्शन। ठीक है ना, अपर पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम एंड सब कॉलम इफ एनी। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, कैप्शन है। उसके बाद द बॉक्स हेड, द इंटायर अपर बॉडी पार्ट ऑफ द टेबल which includes column and sub column number unit and measurement of along with caption। तो इसे बोलते हैं आपका बॉडी बॉक्स हेड बोलते हैं। मतलब कि इसके अंदर सारा, जैसे यहाँ पे यूनिट वगैरह हम एक ऐसे करते हैं, फिर यहाँ पे ये करते हैं,
और यहाँ पे हम लोग डालते हैं, फिर यूनिट वगैरह ऐसे डालते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, सपोज आपने यहाँ यूनिट लिख दिया, यहाँ अमाउंट लिख दिया, यहाँ पे और कुछ लिख दिया ऐसे। तो इसका पूरा इंटायर भाग, ठीक है ना, बॉक्स सेट द इंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच इंक्लूड द कॉलम, जैसे कि आपका कॉलम इंक्लूड होता है। कॉलम ये देखो बेटा, ये आपका कॉलम है। एक चीज समझ लो, कॉलम क्या होता है बेटा, ये आपका कॉलम है, ठीक है ना, ये कॉलम है, ये कॉलम भी इंक्लूड है। ओके, चलो। अगर बात करें आपका कॉलम के अलावा रो की, रो भी इंक्लूड है, ये आपका रो है पूरा, ठीक है। चलो, तो द अपर पार्ट ऑफ द टेबल विच इंक्लूड द कॉलम एंड सब कॉलम नंबर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट along विथ कंडीशन। ओके, तो ये आपका क्या होता है, बॉक्सेड होता है। उसके बाद स्टब की बात करेंगे। स्टब द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रो। आप जानते हो बेटा, कभी नोट्स देखे होंगे आपने, जैसे कि ये पूरी हेडिंग लिखी होती है, ठीक है, ऐसे यहाँ से आपका डिफाइन किया जाता है, लेकिन ये कॉलम पे आपको क्या मिल जाता है बेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन की इस पूरे पैराग्राफ में आप क्या पढ़ोगे, ठीक है ना, इस तरीके से। समझ आया? चलो, तो अब ये स्टब है आपका, क्या है, स्टब है। अगर यहाँ पे क्या क्या लिखा रहता है, जैसे कि मान लो किसी की डिफिनीशन बतानी है तो डिफिनीशन लिखी रहती है, मीनिंग लिखी रहती है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। चलो, ये आपका स्टब हो गया। अब आगे देखते हैं बॉडी। बॉडी का मेन पार्ट ऑफ द टेबल दैट कंटेन द न्यूमेरिकल फिगर्स, ठीक है, ये इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल फिगर्स को पूरा ऐड कर दोगे तो ये बॉडी आ जाएगा, ठीक है ना। मेन पार्ट ऑफ द टेबल दैट कंटेन्स द न्यूमेरिकल फिगर, क्या इसमें कंटेन होती है बॉडी में, न्यूमेरिकल फिगर, ठीक है। चलो, ये आपकी बॉडी है पूरी, इसमें न्यूमेरिकल फिगर रिप्रेजेंट करेगी। आगे देखो, कह रहा फूट नोट्स एंड सोर्सेज। देखो बेटा, फूट नोट आप यहाँ पे क्या करते हो, एक बना रहता है जिसमें आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो, पेज नंबर मतलब हो, पेज नंबर लिख सकते हो, और बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है ना। फूड स्टॉप जैसे डेट टाइम हो गया, तो ये सारी सारी चीजें कहाँ लिखी जाती हैं, फूट नोट्स एंड सोर्सेज में लिखी जाती हैं। चलो, अब कह रहा वाई टैबुलेशन। टैबुलेशन क्यों, इफ सॉरी इट फैसिलिटीज कंपैरिजन बिटवीन रो एंड कॉलम्स, ठीक है ना, मतलब कि कंपैरिजन करने के लिए बिटवीन रो एंड कॉलम, ठीक है ना, फैसिलिटेट कंपैरिजन। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड डाटा कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग द टैबुलेशन। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डाटा है उसे टैबुलेशन में आप रिप्रेजेंट करते हो तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है ना। इट इज मस्ट फॉर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल ये क्या है, आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। चलो, उसके बाद क्या कह रहा है, विदाउट टैबुलेशन स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डाटा इज नॉट पॉसिबल। कह रहा है विदाउट टैबुलेशन स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डाटा इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो, आगे देखो, आगे कह रहा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, लाइन डायग्राम, हिस्टोग्राम जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम, याद रखना। लाइन डायग्राम को क्या बोलते हैं आपका, हिस्टोग्राम। चलो, बार डायग्राम, पाई चार्ट। अब हम लोग सबसे पहले लाइन डायग्राम। आप देखते हो कि बेटा, कंपेयर करने के लिए हम लोग शेयर मार्केट के दो चार क्या उठा लेते हैं, प्रोडक्ट, फिर उसमें हम करते रहते हैं क्या बेटा, अपना कंपैरिजन, ठीक है। चलो, लाइन डायग्राम, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट। हाँ, तो अब अपना क्या है, लाइन डायग्राम ऑफ हिस्टोग्राम। लाइन डायग्राम का मतलब होता है जैसे ये आपके
एक शेयर ले लिया जाए किसी और कंपनी का, एक शेयर और किसी और कंपनी का, तो हम लोग लाइन डायग्राम डाल करके कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितने परसेंट अप और डाउन हमारा शेयर ये पिछले 5 सालों में, 10 सालों में गया है। ठीक है ना। आप कह सकते हो ऐसे फॉर्मर का कंपैरिजन कर सकते हो, वीट का। ठीक है ना। और आपका वीट हो गया, और अगर दाल वगैरह है, बहुत सारी चीजें फार्मर्स की हैं, तो उनका भी कंपैरिजन किया जाता है कि भाई पिछले 10 सालों में किस प्रकार से प्रोडक्शन हमारे यहाँ हुआ है। तो ये अगर इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करना होता है, तो लाइन डायग्राम का यूज करते हैं। लाइन डायग्राम आपकी ऐसे ही ऐसी नहीं होती, एक तरीका ऐसा भी है बेटा। ठीक है ना। ये आपकी लाइन डायग्राम तो है ही है। अगर हम बात करते हैं तो लाइन डायग्राम ये आपकी इस तरीके से है। ठीक है ना। इसे हिस्टोग्राम बोलते हैं। चलो बताते हैं अभी आगे। फिर क्या है, लॉगरिथमिक एंड रेशियो चार्ट। ये क्या है, रेशियो चार्ट होता है बेटा। मतलब कि जैसे कि आपका सेल दे रखा है किसी का, सेल ये करोड़ों में है, 2018 में सेल 5 करोड़ होगी, 2019 में इतना, और 2020 2021 में इतना। ठीक है ना। सबसे पहले ऐसे ऐसे गया, सिंपल। ठीक है ना। फिर मार्केट बूम करके, बूम होने के बाद नीचे आ गई, क्योंकि कोविड के समय रहा होगा, कुछ भी रहा होगा बेटा। तो आगे मार्केट तो अप डाउन करती रहती है। करे मल्टीपल लाइन चार्ट। अब देखो मल्टीपल लाइन चार्ट क्या होता है, कि आप एक ही डायग्राम में कई चार्ट को देख सकते हैं, या फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसे बोलते हैं मल्टीपल लाइन चार्ट। ठीक है ना। ओके। जैसे कि ये एक दे रखा है और दूसरी ये दे रखा है, मल्टीपल लाइन चार्ट, मल्टीपल एक्सिस चार्ट। अब ये मल्टीपल एक्सिस चार्ट क्या होती है बेटा, मतलब कहने का, इसमें आपके कई एक्सिस हो सकते हैं मल्टीपल में। ठीक है ना। चलो, आपका 2018 का डाटा दे रखा है, 2019, 2020, 2021 में। ठीक है ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये आपके हैं धीरे धीरे, और ये आपका क्या है, सेल है। देखो मल्टीपल डाटा है ना, सेल भी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी दे रखा है। अब आता है आपका बार डायग्राम। क्या आता है बेटा, ये बार डायग्राम, रिक्टेंगल्स, ये क्या है आपके रिक्टेंगल्स हैं। आप इक्वल विथ, विथ इनकी इक्वल होती है, बट आपकी हाइट क्या, इनकी हाइट क्या होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि ये जो हाइट होती है यही तो डाटा को रिप्रेजेंट करता है बेटा। ठीक है ना। तो कह रहा है वेरिंग द लेंथ एंड, सॉरी, आर ड्रॉन आइदर हॉरिजेंटली आर वर्टिकली। सिंपल, ये आपका क्या दे रखा है, ये वर्टिकली है बेटा। ठीक है ना। ये आपका वर्टिकली है। आप अगर चाहते हो इसे इस तरीके से, हॉरिजेंटल तरीके से, तो आप इधर अपना डाटा लिख करके भाई ये सारी चीजें, और इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है ना जी। ये आपका क्या है, हॉरिजेंटल डायग्राम है। आगे, टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। ये देखो आ गया, हॉरिजेंटल बार डायग्राम, वर्टिकल बार डायग्राम। यूज्ड फॉर अ क्वालिटेटिव डाटा आर डाटा वेरिंग ओवर स्पेस। तो कौन सा डायग्राम यूज करते हैं, हॉरिजेंटल बार डायग्राम। अगर वर्टिकल बार डायग्राम की बात करें, इज एसोसिएटेड विद क्वांटिटेटिव डाटा आर टाइम सीरीज डाटा। क्या है, इज एसोसिएटेड विद क्वांटिटेटिव डाटा आर टाइम सीरीज डाटा है। ओके। चलो, आगे है मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम। अब ये देखो बेटा, आपका इसमें कोई और चीज दिखाई गई है, सपोज ये किसी चीज की से ये देखो दिया है, ये टोटल दिखा रखा है, और ये पास और फेल है। ये आपके, ये सारे के सारे क्या है, पास हैं, और ये आपके फेल हैं। अगर टोटल की बात करें तो टोटल इतने हैं। ठीक है ना। ये देखो, वैसे